साथियों, आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है और मैं सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने आपको एकदम अंत समय में ये कार्यक्रम को सूचित किया, तो उसके लिए कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। और दूसरी बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। तो इसीलिए साथियों, हमको अपने इतिहास के बारे में जानना है। तो आज ही के दिन 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने बड़ौदा के सयाजीबाग उद्यान में एक संकल्प लिया था, और जिस भूमि में बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था उस भूमि को संकल्प भूमि कहा जाता है। और बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि भारत में जो अछूतपन है इसका कलंक मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रखूँगा। तो बाबा साहब इंटरमीडिएट उन्होंने किया, उसके बाद उनको बीए की डिग्री करनी थी, पर उनके जो पिताजी थे उनको बहुत ये ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे और उनको केवल 50 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी। तो उस 50 रुपये की पेंशन में इतना घर चला के अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जो बाबा साहब के एक गुरुजी थे कृष्णा जी केळुस्कर, उन्होंने उनकी बाबा साहब की मदद की और वो बाबा साहब को सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास लेके गए, जो कि बड़ौदा के महाराज थे। उनके पास लेकर गए और उन्होंने बाबा साहब को 25 रुपये प्रति माह ये बीए की डिग्री करने के लिए उनको शिष्यवृत्ति दी थी। जब बाबा साहब ने बीए की डिग्री पूरी कर ली तब उन्हें लगा कि मुझे और भी पढ़ना चाहिए और उच्च शिक्षा लेना चाहिए। तो बाबा साहब को पता चला कि बाबा साहब जब बीए की डिग्री पूरी कर लिए तो उनको लेफ्टिनेंट के तौर पर बड़ौदा में उनको नौकरी मिली थी और उनको नौकरी करने जाना था। तो बाबा साहब पहले गए वहाँ पर नौकरी करने, 15 दिन उन्होंने काम किया, पर 15 दिन के बाद उनको पता चला कि उनके पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। उनके पिताजी जो रामजी सूबेदार थे उनको पता था कि बड़ौदा में उस समय जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चरम पर थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था वहाँ पे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है भीमराव वो बड़ौदा में जाए और वहाँ पर जाकर नौकरी करे। पर फिर भी भीमराव जी वहाँ पर गए और नौकरी उन्होंने की। और इसी उनके विचार में कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या होगा, उसकी वहाँ पर कैसी स्थिति होगी, इसी विचार में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो जब बाबा साहब को ये बात पता चली तो बाबा साहब छुट्टी लेकर मुंबई पहुँचा और उसी के में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो बाबा साहब और उसी वक्त बड़ौदा जी के जो महाराज थे वो उनके मुंबई स्थित उनके राजभवन में आए थे रहने के लिए। मलाबार एक जगह है, वहाँ पे उनका एक महल था, वहाँ पे वो कुछ दिनों छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे। तो बाबा साहब को ये जब बात पता चली तो बाबा साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं सयाजीराव गायकवाड़ जी से मिलूं। और उनको ये भी बात पता चली थी कि सयाजीराव गायकवाड़ ये कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे। तो बाबा साहब उनके राजभवन गए और वहाँ से उन्होंने मुलाकात की और बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ जी से कहा कि मैं उच्च शिक्षा लेना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजिए, अमेरिका भेजिए पढ़ने के लिए। तो इस पर सयाजीराव जी ने उन्हें कुछ प्रश्न पूछे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बाबा साहब आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, तो और आप कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं लोक वित्त का अध्ययन करना चाहता हूँ। तब महाराज ने उनसे सवाल पूछा कि आप इन्हीं विषयों का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि महाराज इन्हीं विषयों के अध्ययन से मुझे जो भारत में जो समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको समझने का मौका मिलेगा और वो समझ के मैं इसको दूर करने का पूरी ज़िंदगी भर कोशिश करते रहूँगा। तो ये बाबा साहब के जब उन्होंने जवाब सुने तो सयाजीराव गायकवाड़ जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको बाकी 4 विद्यार्थियों के साथ में उनको भी उनका चयन कर लिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए, अमेरिका भेजने के लिए। तो बाबा साहब उसके बाद अमेरिका गए और वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पर उन्होंने एमए की डिग्री की, साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी भी किया। और उन्होंने काफ़ी उसमें सबसे पहला जो उनको शोध प्रबंध था उसमें कास्ट इन इंडिया, इट्स जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट और एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, इसके ऊपर बाबा साहब को एमए की डिग्री मिली थी। तो और भी ऐसे कई शोध प्रबंध बाबा साहब ने वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। और बाबा साहब को ये जो शिष्यवृत्ति मिली थी वो 3 साल की मिली थी। तो जब बाबा साहब ने ये उनका जो एमए और पीएचडी करके जब वापस भारत आए तो बड़ौदा सरकार ने उनके साथ एक अनुबंध किया था और ये अनुबंध ऐसा था कि उनको जब वो अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनको बड़ौदा सरकार में आके 10 साल के लिए नौकरी करना है। तो जब बाबा साहब बड़ौदा में जब भारत में आए तो फिर बड़ौदा गए वहाँ पर और नौकरी करने के लिए। पर जैसे ही बाबा साहब बड़ौदा पहुँचे तो बड़ौदा सरकार की तरफ से उनके लिए कोई भी रहने खाने का पीने का इंतजाम नहीं किया गया था। तो बाबा साहब को खुद के लिए ही अपनी मतलब
देखना था, उनके रहने खाने पीने का प्रबंध करना था। तो जब बाबा साहब गए और अपने लिए जगह ढूंढने लगे, और बाबा साहब जिस होटल में गए, जिस धर्मशाला में गए, सब लोगों ने मना कर दिया उनको कि हम एक अछूत को, एक महार जाति को, एक शूद्र को, हम उस व्यक्ति को हम हमारे यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो बाबा साहब को उस दिन वो सुबह से लेकर शाम तक के बहुत घूमे, उन्हें कहीं पे भी कोई रहने की जगह नहीं मिल रही थी। तो अंत में वो एक पारसी धर्मशाला गए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना नाम बताऊँ इस तरीके से तो मुझे रहने के लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे तो जगह ही नहीं मिलेंगी। तो फिर उन्होंने एक अपना पारसी नाम बदलकर उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में वहाँ पे वो रहने लगे। तो ये जब बाबा साहब अपने ऑफिस में भी जाते थे तो मान सिंह गौतम जी ने बहुत सही बात बताई कि जब भी वो वहाँ पे जाते थे तो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग होते थे, जो एक छोटा सा प्यून भी होता था, उनको वो फाइल ही फेंक कर देता था। मतलब आप सोचिए, एक BA MA PhD किए हुआ व्यक्ति, और जो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी उस समय वो जब से सबसे टॉप की, आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आती है, तो उस जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जातिगत भेदभाव होता है और उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था, पानी भी उनके लिए बाहर रखा जाता था। तो ये सब देखते हुए साहब को बहुत पीड़ा होती थी कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और मेरे साथ इस तरीके से ये व्यवहार करते हैं। और ऐसे ही कुछ जब दिन गए तो 15 दिन के बाद कुछ लोगों को पता चला कि एक व्यक्ति जो महार है और वो अपना नाम बदलकर पारसी धर्मशाला में रह रहे हैं। तो कुछ लोग लाठी डंडों के साथ वहाँ पर पहुँच गए और बाबा साहब को बहुत धमकाया उन्होंने कि बाबा साहब आप एक अछूत व्यक्ति है, आप एक महार व्यक्ति है, आप एक शूद्र व्यक्ति है, आप इस तरीके से आप हमारे पारसी धर्मशाला में कैसे रह सकते हैं। तो बाबा साहब ने उनको मोहलत मांगी कि कृपया करके आप मुझे 8 घंटे दे दीजिए और मैं ये जगह छोड़ के चले जाऊँगा। तो बाबा साहब ने फिर उसी वक्त वहाँ से उन्होंने फिर कोशिश की, बहुत और भी जगह देखा, पर उनको कहीं पे भी वहाँ पे रहने का मौका नहीं मिला। और फिर बाद में बाबा साहब ने, उनके पास कोई विकल्प भी मौजूद नहीं था, तो फिर बाबा साहब ने सोचा कि अभी मुझे बड़ौदा हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब बाबा साहब इनके साथ जब ये घटना हुई तो बाबा साहब एक वर्ड की जो आज जैसे कि गौतम जी ने बताया कि एक वहाँ पे विश्वामित्र नदी है, जो आज आप बड़ौदा जाते हैं तो बड़ौदा में जो सयाजीराव गार्डन उद्यान है, उसी के पीछे में जो नाला जो बहता है, एक्चुअली वही विश्वामित्र नदी के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर बाबा साहब गए और एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने गया था। तो 4-5 घंटा ट्रेन लेट थी और बाबा साहब बहुत देर तक के रोए भी, उनको बहुत ही बुरा लगा। और उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव हो सकता है तो मेरे समाज के जो दबे पिछड़े व्यक्ति है, जो मेरे समाज के अशिक्षित व्यक्ति है, तो उनके साथ किस तरीके से बर्ताव होता होगा। तब बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि जो भारत में जो जाति व्यवस्था है उसको मैं जड़ से निकाल कर रहूँगा, और जो ये अछूतपन का कलंक लगाया हुआ है उस कलंक को मैं हमेशा हमेशा मिटा कर ही दम दूंगा। तो साथियों, यही बाबा साहब का 23 सितंबर 1917 का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जिस जगह पे बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था उस जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बहुत सारे लाखों की तादाद में पूरे भारत से लोग संकल्प भूमि में जाते हैं और बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए। और हम भी लोग जाते हैं, एसोसिएशन के साथी भी हम लोग जाते हैं। पिछले वर्ष भी गए थे, पर इस बार कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाएंगे। बड़ौदा नहीं जा सकते, पर हमारे यहाँ पे हम उनको मान वंदना दे सकते हैं, उनको उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसीलिए हमको हमारे इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात यहाँ पर सिर्फ आज यहाँ तक की नहीं रहनी चाहिए, इसको हमको बाकी लोगों को भी बतानी है इस इतिहास के बारे में। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने उसके बाद जो संकल्प लिया, उसके बाद भारतीय संविधान लिखा, बहुत कुछ किया, ह्यूमन राइट्स लोगों के लिए, सबको इक्वल राइट्स दिए। और जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें आप देखिए क्या लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस 4 बातों पर हमारा भारतीय संविधान लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने यही सोचा था, और बुद्धा का भी यही कहना था, भगवान तथागत गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि समाज में व्यक्ति को जीने के लिए सिर्फ इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय और करुणा। तो इसीलिए बाबा साहब ने गौतम बुद्ध से ही शिक्षा लेते हुए ये उनके संविधान की प्रस्तावना में लिखा और हमारा संविधान लिखा हुआ है। इसीलिए आज मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आज हम यहाँ पर बाबा साहब के सामने खड़े हैं, तो बाबा साहब से हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि आज हमारे घर पे बहुत सारे लोगों के घर में भारतीय संविधान नहीं होगा, पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप एक प्रति संविधान की अपने घर पर ज़रूर रखिए। अगर नहीं हो तो कृपया उसे खरीद लीजिए। इसलिए महामानव के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही हमारा उनके प्रति मान सम्मान होगा। यही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।